अस्सलाम वालेकुम जी। मौलाना साहब बने हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आंखों का तारा। इस वक्त अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया का कोई भी अकाउंट खोल करके देख लें, आपको वहाँ पर जो उनका पोस्टर बॉय नज़र आएंगे ना, वो मौलाना साहब और उनका कोई ना कोई बयान होगा। अच्छा, अब ये जो मामला है ना, और जो अब मैं मामलात आपको बताने वाली हूँ, ये अगले 7 दिन तक चलने वाले हैं, और यानी 1 हफ्ता, और ये बहुत ही क्रूशल हफ्ता होने वाला है। ये मैं क्यों आपको बता रही हूँ, इसकी बहुत सी चीज़ें हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें इस हफ्ते के अंदर डिसाइड होंगी, और क्यों ये डिसाइडिंग वीक होगा। इसलिए भी क्योंकि हुकूमत का फ़ैसला करना है हतमी तौर पर। 25 तारीख तक जो है वो फाइनल जो है वो सारे आपके जो नोटिफिकेशंस है वो भी निकल जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, और इसके अलावा जो है ओथ टेकिंग भी होनी है। ये सारा कुछ होना है क्योंकि इस टाइम पर पाकिस्तान के पास कोई हुकूमत नहीं है, और अगर निगरानों से ही पूरा काम चलाना था तो फिर इन इंतखाबात को कराने की ज़रूरत क्या थी। एनीवेज जी, हैवन सेड दैट, जो मोहब्बता सचियाँ चल रही हैं मौलाना साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इस हवाले से तो हम बिल्कुल बात करेंगे आगे चल के। लेकिन इस वक्त मैं आपको स्टेटस बताऊँ ना, तो इस वक्त स्टेटस ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी के इंतखाबात को कलअदम करार देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है, और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 19 फरवरी को ये समाअत करेगा। अब ये समाअत और इसके बारे में आपको बताना क्यों ज़रूरी है, उसके लिए आपको आज का मंजरनामा समझना पड़ेगा। आज क्या हो रहा है? आज GDA, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, उसने तो भाई बैंड बजाई भी है, घंटी बजाई है उन्होंने ख़तरे की। और वो जो रेड सायरन वाले साइन नहीं होते, जो सायरन बजता है बत्ती, वो वाली सूरत हाल है जाम शोरो टोल प्लाज़ा में। और बहुत लोग थे, यकीन जाने बहुत लोग थे। जितना मैंने इसको देखा है, मैं कह सकती हूँ कि ये जम्मे गफ़ीर था लोगों का। इससे 2 चीज़ें पता चलती हैं। एक तो सबसे पहले ये कि ऑफकोर्स उनको इंतखाबात के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनके नताइज पर। दूसरी ये चीज़ कि वो जो मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार आपकी तवज्जो इस तरफ मरकूज़ कराती चली आई हूँ, होता तो सबको ही पता है, लेकिन क्या होता है ना, कितनी ज़्यादा चीज़ें चल रही होती हैं ना, तो चीज़ें थोड़ी सी ज़रा अंडरलाइन हो जाती हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल छुप जाती हैं, कुछ चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं। तो वो चीज़ें जो ज़रा दब गई थी, उनको मैं आपको बार बार बताती चली आ रही थी। वो था सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोल, इसलिए क्योंकि पिछले 15 सालों से लगातार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है। कोई उनको टक्कर देने के लिए नहीं है, कोई टक्कर देने के लिए। मतलब पंजाब में होता है PTI PMLN, उससे बहुत पहले 3-4 इलेक्शंस पहले अगर आप जाएं, जब बेनज़ीर साहिबा हयात थी और जब वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया करती थी, तो तब पंजाब में PMLN वर्सेस पीपल्स पार्टी हुआ करता था एक ज़माने में, अब तो ये PTI वर्सेस PMLN है, और ये पंजाब में ही एक ऑप्शन हमें देखने को मिलता है, सिंध में तो हमें नहीं मिल रहा। अब ये मैं तमहीद इसलिए बांध रही हूँ क्योंकि मुझे आपको बताना है कि जो जाम शोरो टोल प्लाज़ा पे जो जम्बे गफ़ीर आपको नज़र आया ना GDA का, ये जो ख़तरे की घंटी है, ये जो टलियाँ खड़काई गई हैं, इसके 2 मकसद हैं। एक तो सिंध में आने वाले दिनों के अंदर अभी इनका जो भी एहतजाज है, जो भी धरना है, नॉट धरना बेसिकली एहतजाज है, ये अभी इससे कुछ हासिल हो या ना हो, लेकिन एक चीज़ तय हो गई है कि सिंध के अंदर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत टफ टाइम देने वाले हैं, नंबर 1। नंबर 2, आसिफ अली जरदारी साहब को सदर ना बनाना, ये इनका एक शॉर्ट टर्म एजेंडा है। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, डायरेक्ट ये जी बड़े साहब को जाके लग रहे हैं। कौन है जी बड़े साहब? पाकिस्तान के सबसे बड़े साहब, ऑफ कोर्स एस्टैब्लिशमेंट, ऑफ कोर्स आर्मी चीफ, ऑफ कोर्स आर्मी, ये उनके अंदर जाकर बज रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि मौलाना साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सच्चिया मोहब्बताएं हैं, आप मेरे जाने मन हैं, आप मेरे जाने जहाँ हैं, ये वाली जो सूरत हाल है, ये एक मुलाकात हुई असद कैसर साहब के साथ, मौलाना साहब की, और फिर उसके बाद धराधर वो इंटरव्यूज़ का सिलसिला तो बिल्कुल जारी है। अब वो जो एक मुलाकात है, वो एक मुलाकात तक तो मुहित नहीं रहेगी। जो हमें इतलात मिल रही हैं कि कल एक और मुलाकात भी हो सकती है, और अगर कल नहीं हुई तो परसों एक और हो जाएगी। ठीक है। सो ये भी इन्हीं
जो कमिंग वीक है उसमें पता चल जाएगा कि इनका जो इत्तेहाद है वो क्या रंग लेकर के आता है, इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या रंग लेकर के आती है। साथ ही साथ मोजज़े की खबरें भी आ रही हैं कि कुछ भी हो सकता है, मोजज़ा हो सकता है। मोजज़ा कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर इमरान खान साहब और मौलाना साहब एक दूसरे को ऐसे ऐसे बातें और ऐसे ऐसे ताने दे करके, जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में अक्सर होता है कि जो सासें बहुओं को और बहुएं सासों को ताने देती हैं ना, वो वाले जो ताने ना पर्सनल नौयत के टिचकरी लगाना, आग लगाना, घर का माहौल ख़राब करना, ये इमरान खान साहब और मौलाना फजलुर रहमान ये करते चले आए हैं ताकि मुल्क का माहौल ख़राब हो। और इससे पहले मौलाना साहब इसलिए ज़्यादा फिगर आउट नहीं होते थे क्योंकि नून लीग इनको बहुत ज़्यादा अकोमोडेट करती थी, ठीक है ना। और अगर नून लीग ने किसी जगह पे थोड़ा कम अकोमोडेट किया तो फिर पीपल्स पार्टी इनको अकोमोडेट करती थी, यानी इनको लूप में रखा जाता था। अब मसला ये है कि इस टाइम पर दोनों पार्टीज़ अपनी अपनी अकोमोडेशन के लिए, खैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस टाइम पर वो तो जो है इस मौके में होती है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा कहाँ से लेना है, और ये हमेशा से रहा है, सेनेट के इलेक्शंस हों, जनरल इलेक्शंस हों। अब इस टाइम पे ऑफ कोर्स पीपल्स पार्टी की अपना वो चल रहा है, लेकिन मोजज़ा जो हो सकता है ये मोजज़ा ही होगा ना, ये इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ये मिरेकल है, ये मोजज़ा ही होगा कि अगर मौलाना साहब पीटीआई के साथ बैठ सकते हैं, पीटीआई मौलाना के साथ बैठ सकती है, तो जिस तरह के साद रफ़ीक साहब ने, बकौल साद रफ़ीक साहब के जो उन्होंने एक इंदिया दिया है वो क्यों नहीं हो सकता। वो ये है कि मौलाना साहब असद कैसर को या और मौलाना साहब जब आगे बैरिस्टर गौहर से मुलाकात करते हैं, या मौलाना साहब के आगे अगर जाके शुएब शाहीन एंड शेर अफजल मरवत एंड लतीफ़ खोसा, और अगर जब इन सारों से मुलाकात होती है, यू नो अगली मुलाकात और फिर अगली मुलाकात, तो मौलाना साहब इनको पीपल्स पार्टी के साथ भी तो मिला सकते हैं। तो वो जो एक इत्तेहाद बनता हुआ नजर आएगा, पीपल्स पार्टी, मौलाना एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और ये मिलकर के एक हुकूमत बना ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। भाईजान होशियार, खबरदार, अभी तक कुछ फाइनल नहीं है। ये जो नाम आ रहा है ना कि शहबाज शरीफ, बिल्कुल नाम आ रहा है क्योंकि ये नून लीग ने नॉमिनेट, देखिए हर पार्टी ने अपनी अपनी नॉमिनेशन देनी है ना, तो पीपल्स पार्टी का अब तक ये तय है कि वो अपना वजीर आजम नहीं बनाएगी क्योंकि वो सदर बनाएगी, और वो ये गवर्नरशिप लेना चाहती है, और वो सेनेट चेयरमैनशिप लेना चाहती है, और वो इसके अलावा स्पीकर नेशनल असेंबली जो है वो लेना चाहते हैं, ठीक है। नून लीग का ये डिसाइड हुआ है कि पंजाब में अपनी हुकूमत बनाएंगे, और जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो उनके प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं सेंटर के लिए। इसके ऊपर जो एक इनिशियल अंडरस्टैंडिंग हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की, वो ये हुई है कि भाई नून लीग, पीपल्स पार्टी ने कहा आप जिसको भी बना ले वजीर आजम, आप बस बना ले वजीर आजम, ठीक है, वो ओहदा आपका है, और हम आपके साथ कैबिनेट में पहले मरहले में नहीं बैठेंगे, लेटर ऑन दे माइट सिट एंड दे विल सिट, अगर ये वाली अरेंजमेंट होनी है। लेकिन अब जो दूसरी अरेंजमेंट जो बनती हुई आज नजर आ रही है, जैसे साद रफीक साहब के हवाले से भी मैं आपको बता रही हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि कल को कुछ पता ही नहीं है, कुछ पता नहीं भाई, कुछ पता नहीं। और ये तो मैं आपको पहले अपने टेलीविजन प्रोग्राम्स और अपने वीडियोस में पहले भी बता चुकी हूँ कि जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो सेम टाइम पर, मतलब वो भी एक बहुत ही कमाल के सियासतदान है कि वो भी सेम टाइम पर मल्टीटास्किंग कर लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब को भी वजीर आजम बनवा रहे थे, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी उनकी कुछ ना कुछ बैकडोर चीज़ें चल रही थी। ऑफिशियली उन चीज़ों को डिनाई किया, बिल्कुल उन चीज़ों को डिनाई किया ऑफिशियली आकर के, लेकिन अब फिर से जब ये बातें हो रही हैं, और अगर अब एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से साद रफीक साहब अगर कह रहे हैं, वो बहुत ही मैच्योर सियासतदान है, बहुत ही एक्सपीरियंस सियासतदान है, वो ऐसे तो नहीं कह रहे ना, तो कल को ये हो सकता है। और अगर कल को ये वाले अगर ऑप्शन फिगर आउट होता है तो सदर आसिफ अली जरदारी साहब होंगे, आप नोट कर लें, और जो वजारत उज़्मा है वो उमर अयूब साहब को दी जाएगी। अब आप पूछेंगे कि उमर अयूब साहब, एन से उमर अयूब ना, मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई थी ना, वो भाईजान उनको 23 मुकदमात में जमानत मिल गई है एकदम से। यही तो मैं कह रही हूँ ना, ये मोजज़ात हैं, ये पाकिस्तानी सियासत के मोजज़ात और करिश्मात हैं कि ये इस तरह से हुआ है। अब उनको 23 मुकदमात में ज़मानतें मिल गई हैं। उमर अयूब साहब जो हैं, अगर वो वज़ीर आज़म बनते हैं, और अगर ये वाला फार्मूला, अब मैंने आपको एक वो पीपल्स पार्टी PMLN का एक फार्मूला है ना, वो तो उस तरफ हो गया, ओवर डन एंड डस्टेड, क्योंकि वो तो पता है कि अगर आप इस वाले फार्मूले के ऊपर काम करें तो इस वाले फॉर्म जिसके बहुत से चांसेस अब बनते में नजर आ रहे हैं, इसलिए मैंने कहा अगले 7 दिन बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा अहम है। बलूचिस्तान के अंदर अलग एहतजाज हो रहे हैं, ये इधर GDA अलग एहतजाज कर रही है। इसके अलावा जो मौलाना साहब हैं उनको ज़्यादा मसला ये है कि देखिए ना, बलूचिस्तान में तो उनको 11 सीटें मिल गई,
सिंध और पंजाब में तो उनको पहले भी कभी सीटें नहीं मिलती थी, उसका किस बात का रौला? रोना और रौला खैबर पख्तूनख्वा का है ना। तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो जमात जीती है, ये जिसके सबसे ज्यादा कैंडिडेट जीते हैं वो पीटीआई है, उसी के साथ जाके उन्होंने जफियां डालनी है, उन्हीं के साथ तो सच्ची मोहब्बत, उन्हीं के साथ उनका रोमांस चल रहा है, उन्हीं के साथ जो है वो क्या कहते हैं, ताज़ा खबर आई है, ताज़ा खबर आई है, खान मौलाना भाई भाई हैं। ठीक है ना, कुछ मतलब कुछ समझ आ रही है, बेसिकली समझ आ भी रही है और नहीं भी समझ आ रही, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें क्या है कि अगर उमर अयूब साहब को वज़ीर आज़म बनाया जाता है, इसमें इमरान खान साहब की जो पार्टी है वो भी ज़रा चुप हो जाएगी, ठीक है। जो जीडीए वीडीए के जितने भी रौले रप्पे पड़े हुए हैं वो भी ज़रा थोड़े कम हो जाएंगे। मौलाना साहब को भी इसी चक्कर में अकोमोडेट कर लिया जाएगा, क्योंकि मौलाना पीटीआई और पीपल्स पार्टी सेम होगी, जरदारी साहब अपने सदर है, और जो सेम डील जो पीपल्स पार्टी की नून लीग के साथ है वही सेम डील वो मौलाना और पीटीआई के साथ उसको शेयर कर सकती है। ओके, ऐसी सूरत में उमर अयूब साहब जो हैं वो इकोनॉमी भी देख लेंगे, ठीक है। प्लस ये है पीटीआई के रिजर्वेशंस भी सॉल्व हो जाएंगे और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी जो थी। और सबसे बड़ी चीज़ जो ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि जिस टाइम पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, नून लीग का एक इजलास चल रहा है और उस इजलास से जो इनिशियल खबरें बाहर आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि बहुत से जो पीएमएलएन के सीनियर लोग हैं उनमें एक डिवाइड नज़र आ रही है, और उनमें से कुछ लोगों ने मियाँ साहब को कहा है कि आप विफाक में ऑपोजिशन में बैठें। आपसे मुराद ये है कि नून लीग को विफाक में ऑपोजिशन में बैठना चाहिए और उनको पंजाब में हुकूमत बनानी चाहिए। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि नहीं, हमें मुल्की मुफाद का सोचना चाहिए और हमें ये भी हुकूमत ले लेनी चाहिए। अब इससे पहले कि जो सियासी मंजरनामा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पीपल्स पार्टी, मौलाना, पीटीआई ये सारे मिलें या ये सारे गैंगअप करें या फिर वो इस हद तक अगेंस्ट हो जाए सिचुएशन नून लीग के वज़ीर आज़म के लिए कि शहबाज शरीफ के लिए तो मतलब बहुत ही लेट डाउन होने का मुकाम हो और एक बहुत ही वीक, वो 16 महीने से भी ज़्यादा कमज़ोर वज़ीर आज़म बनने का इम्कान हो, तो उससे बेहतर ये है कि इनको वाकई ऑपोजिशन में बैठना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब अंडर द लीडरशिप ऑफ नवाज शरीफ साहब वो एक तगड़ा ऑपोजिशन लीडर का किरदार अदा करें, और ये उमर अयूब और ये आसिफ अली जरदारी साहब और ये मौलाना, इन सबको मिलकर के विफाक को देखने दें, ये पंजाब के अंदर गियर अप करें और साथ ही साथ अपना वोट बैंक वापस भी हासिल करें और वोट बैंक बढ़ाएं भी, क्योंकि मरियम नवाज को यहाँ पर बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। मरियम नवाज ने अपनी दलेरी बहैसियत एक बेटी ज़रूर दिखाई है, जिसकी मैं बड़ी कायल हूँ, जिसकी मैं बहुत कदर करती हूँ, कि जिस तरह वो अपने वालिद साहब के साथ खड़ी हुई मुश्किल वक्त में, और सिर्फ खड़ी क्या हुई, मैं जानती हूँ कि एक ऐसा वक्त भी था कि सिर्फ बाप के साथ अगर कोई खड़ा था तो वो तन्हा एक औरत जिसका नाम मरियम नवाज है वो खड़ी थी। और अगर मैं ये कहूँ कि नवाज शरीफ का पाकिस्तान वापस आना, नवाज शरीफ का इस टाइम पर सियासत में उसी तरह रेलेवेंट होना, ये सब चीज़ें इसीलिए मुमकिन हो पाई क्योंकि मरियम नवाज को जो ड्यूटी उनके वालिद साहब की तरफ से असाइन की गई थी वो उन्होंने बढ़ चढ़ कर की। एक टाइम भी ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपनी ड्यूटी ना निभाई हो। हालांकि बहुत से ऐसे मौके आए जिसका मैं विटनेस हूँ, एंड आई नो दैट, कि बहुत से ऐसे मौक़ों पे मरियम को पीछे रखा गया कि नहीं ओहदा देने के हवाले से, पार्टी के अंदर मज़ीद रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के हवाले से, सिर्फ इसलिए कि कहीं लोग ये ना कहें, कहीं पार्टी के अंदर से आवाज़ ना आए कि हाँ जी मियाँ दी ये थे इस वास्ते। लेकिन मरियम नवाज़ लगातार मेहनत करती रहीं और जिस तरीके से उन्होंने अपने बाप के साथ एक लड़ाई लड़ी, और बहुत मुश्किल लड़ाई थी बहैसियत एक खातून, बहैसियत एक वो खातून जिन्होंने कभी अपनी लाइफ में एक नॉर्मल जॉब नहीं की है, उनके सर के ऊपर इतनी भारी जिम्मेदारी सियासत की, और वो वाली सियासत की, उस वाले प्रोफेशन की जहां पर आप लाइमलाइट में होते हैं, पब्लिक एक्सेप्टेंस एंड पब्लिक रिजेक्शन की। और मरियम नवाज जो कि एक बड़ी ही एक आप कहें कि प्रोटेक्टिव सी एनवायरनमेंट में आई थी, बिकॉज एक्सपोजर उस तरह से नहीं था जैसे एक इंडिपेंडेंट वुमेन का होता है, जैसे एक वर्किंग वुमेन का एक्सपोजर होता है वो नहीं था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी वालिद साहब की लड़ाई बहुत अच्छे से लड़ी। लेकिन अगर इसके बदले में उनको ये दिया जा रहा है कि जी आप चीफ मिनिस्टर बन जाएं, एंड नवाज शरीफ साहब ने अपनी कुर्बानी दी ताकि उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर बन जाए, तो इसका ये मतलब है कि जिम्मेदारी डबल ट्रिपल होगी, क्योंकि बहुत से लोग होंगे और बहुत से लोग हैं जो मरियम नवाज की राह में रुकावट डालेंगे, इनकी टांग खींचने की कोशिश करेंगे और इनके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। ब्यूरोक्रेसी, अदलिया, एडमिनिस्ट्रेशन, इस्टेब्लिशमेंट, फिर इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज, इसके अलावा परफॉर्मेंस का प्रेशर,
इसके अलावा पार्टी के अंदर से प्रेशर, ये सब चीज़ें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं नॉर्मली वैसे ऐसा वुमेन कार्ड इस चीज़ के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करती हूँ, क्योंकि शायद मुझे लड़ना आता है, शायद मुझे अपनी आवाज़ बुलंद करनी आती है। मैं उन औरतों में से, मुझे शायद ये सिखाया गया है कि बुलंद आवाज़, लड़ो अपने लिए। लेकिन ये मसला पूरी दुनिया में, ये मसला डयाना को भी फेस करना पड़ा, ये मसला बेनज़ीर को भी फेस करना पड़ा। तो मरियम नवाज़ का एक्सपीरियंस उस लिहाज से बहुत 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 कम है, तो उनके ऊपर प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और अगर मरियम नवाज़ को कामयाब करना है तो उसके लिए मियाँ साहब का उनके साथ होना बहुत ज़रूरी है। और जब मैं ये सोचती हूँ ना कि अगर बेटी आगे है और पीछे बाप बैठे हैं, और अगर नवाज शरीफ साहब पीछे बैठे हैं और उन्होंने चीफ मिनिस्टर को पूरा हेल्प करना है और पूरा सूबा चलाना है, तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। फिर तो चाहे मुझे वज़ीर आला लगा दें और नवाज शरीफ साहब जो है वो पीछे से जो है वो उसको ऑपरेट करता रहे। क्या मसला है? कोई मसला नहीं है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। ये बहुत अच्छा आइडियल सिनेरियो हो जाएगा। इससे मुझे लगता है कि नून लीग के बहुत से सपोर्टर्स खुश भी हो जाएंगे कि विफाक में ये ऑपोजिशन में बैठे और तगड़ी ऑपोजिशन करें। ये नहीं कि ये प्रोजेक्ट नहीं लगाना, वो प्रॉपर कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन करें, बिकॉज शहबाज शरीफ साहब इज नोन एज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। नवाज शरीफ इज अ कॉम्बिनेशन, नवाज शरीफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सियासत ऑल्सो। सो अगर शहबाज शरीफ साहब ऑपोजिशन में बैठते हैं और यहाँ से नवाज शरीफ साहब उनको गाइड करेंगे, तो जो शहबाज शरीफ साहब का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है वो तो ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त, लेकिन वो मियाँ साहब की एडवाइस के साथ वो जो ऑपोजिशन करेंगे, बहुत अच्छा माहौल होगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है, जहाँ से मैं देख रही हूँ, कि ये पाकिस्तान के अंदर एक सेन मंजर आएगा। और ऑपोजिशन में बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मैं आपको बताऊँ, मैं आपको वैसे अपनी पर्सनल ओपिनियन बताऊँ, मुझे तो नून लीग ना ऑपोजिशन में अच्छी लगती है। मैं आपको सही एक बात बताती हूँ, पता नहीं हुकूमत में आके इनको क्या हो जाता है, भंड ब्लंडर्स इनका। तो खैर ये अभी बात किसी और तरफ चली जाएगी, ये बातें किसी और दिन कर लेंगे। मैं पहले आपको आज की खबरें, तो अब ये जब सारा मैंने आपको माहौल बताया है, तो अब आ जाए उस स्टोरी की तरफ जो मैंने आपको शुरू में बताई थी। वो क्या थी कि जी 19 फरवरी को जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बैठना है और उसने डिसाइड करना है कि भाई ये जो नताइज हैं इनको मानना है कि नहीं मानना। और अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी करती रहेंगी तो मुझे तो लगता है कि तारीख में ऐसा पहली बार होगा कि शायद सुप्रीम कोर्ट अगर कन्विंस ना हुई तो वो कहे कि जी दोबारा इलेक्शन कराओ, और फिर इस मुल्क के अंदर दोबारा इलेक्शन होंगे। समझ रहे हैं आप? सो एक हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नए इत्तेहाद, नई जोड़ तोड़, और बहुत से फैसले आपको मजीद होते हुए भी दिखाई देंगे, बहुत से फैसले आपको रिवर्स होते हुए भी दिखाई देंगे। मतलब ये कि दिस इज़ अ वीक ऑफ चेंज। अच्छा, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए इसलिए वो करती हूँ क्योंकि तब्दीली का जब भी आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं चेंज का, तो एकदम से ना वो पीटीआई आपके दिमाग में आ जाती है। तो प्लीज़ अभी पीटीआई को थोड़ी देर के लिए छोड़ें। ये एक्चुअली जो है एक रेवोल्यूशनरी वीक है, और इसमें आपको नज़र आएंगी चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील होती हुई। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।